नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 73वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम जर्मन भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे हैं। जर्मन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, जर्मन भौगोलिक विचारधारा, जिसमें हम कार्ल रीटर की जो संकल्पनाएं हैं या जो कार्ल रीटर की विचारधारा है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जिसके कुछ एक बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कार्ल रीटर की जो विचारधारा है उसमें सबसे पहली जो बात हमने पढ़ी वह थी पार्थिव एकता, यानी पृथ्वी के तत्वों में एकता से संबंधित। उसके बाद में नियतिवाद के समर्थक हैं, प्रगतिशील विचारक रहे हैं, मानव केंद्रित भूगोल के अध्ययन पर बल देते हैं। इन बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो बिंदु आता है इनकी विचारधारा में वह है ईश्वर परक दृष्टिकोण। ईश्वर परक दृष्टिकोण तो थियोलॉजिकल व्यूज थे इनके। ईश्वर परक दृष्टिकोण था, इनका मानना था कि पृथ्वी की रचना है वो ईश्वर ने सउद्देश्य की है। पृथ्वी की रचना ईश्वरीय उद्देश्य का परिणाम है, यानी ईश्वरीय उद्देश्य के तहत ही पृथ्वी की रचना है वो की गई है। इसके अलावा इनका मानना था कि पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उन सब की रचना तो उनका मानना था कि पृथ्वी की रचना ईश्वरीय दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य ईश्वरीय उद्देश्य से उसका पृथ्वी की रचना हुई है। और महाद्वीपों उच्चावच एवं द्रातल की रचना बिना किसी कारण नहीं हुई है। यानी ये जो चीजें बनी है, जैसे महाद्वीपों की संरचना हुई है, उच्चावच और द्रातल का निर्माण है, वो अपने आप ही नहीं हुआ है, बल्कि ईश्वरीय नियमों के द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। ईश्वरीय नियमों द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। ईश्वरीय नियमों के परिणाम स्वरूप इनकी उत्पत्ति हुई है, महाद्वीपों की, उच्चावचों की और धरातल की। तो इस प्रकार ईश्वर परक इनका दृष्टिकोण था। इसके अलावा ईश्वर ने प्रत्येक क्षेत्र को वह स्वरूप प्रदान किया है जो उसके ऊपर रहने वाले जो मानव हैं उसका विकास सुनिश्चित कर सके। यानी ईश्वर ने प्रत्येक भूतल को या प्रत्येक क्षेत्र को ईश्वर ने प्रत्येक क्षेत्र को वह स्वरूप प्रदान किया है जिससे उस पर रहने वाले मानव का विकास सुनिश्चित हो सके या विकास हो सके। तो इस प्रकार से
रीटर का मानना था कि मनुष्य ने ईश्वर ने भूतल की रचना या किसी क्षेत्र को वह स्वरूप, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो उसको पहाड़ी स्वरूप इसलिए प्रदान किया गया है कि वहाँ के जो निवासी हैं उनका विकास सुनिश्चित हो, उसके मैदानी भाग है, जनसंख्या जो वहाँ पर रह रही है तो उसके लिए वह स्वरूप इसलिए प्रदान किया है ताकि वहाँ के लोगों का विकास है वो सुनिश्चित किया जा सके। यानी प्रत्येक क्षेत्र को स्वरूप की जो स्थिति प्रदान की गई है वह इसलिए किया गया है ऐसा कि वह मानव विकास में सुनिश्चित रूप से योगदान दे सके। इसके अलावा हार्टशॉर्न के अनुसार रीटर के भूगोल में धर्मशास्त्र उन तथ्यों की व्याख्या की कुंजी है जिनकी व्याख्या विज्ञान के द्वारा नहीं हो सकती। हार्टशॉर्न के अनुसार, हार्टशॉर्न ने क्या कहा है कि रीटर का जो भूगोल है उसमें धर्मशास्त्र उन सभी तथ्यों की व्याख्या करने की कुंजी है। रीटर के भूगोल में धर्मशास्त्र उन तथ्यों की व्याख्या की कुंजी है जिनकी व्याख्या विज्ञान में नहीं है। यानी विज्ञान जिन तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सकता, धर्मशास्त्र उन तथ्यों की व्याख्या करता है, ऐसा हार्टशॉर्न ने कहा है कि रीटर का जो भूगोल है उसमें धर्मशास्त्र का क्या महत्व है। तो धर्मशास्त्र उन तथ्यों की व्याख्या कर रहा है जिनकी व्याख्या विज्ञान के द्वारा नहीं हो रही। 3 तथ्य भी ऐसे बताए गए हैं जिनकी व्याख्या है वो विज्ञान के द्वारा नहीं हुई। जैसे रीटर ने अनुभव किया कि भूगोल के 3 मौलिक तथ्यों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। एक तो ब्रह्मांड में पृथ्वी की अद्वितीयता, ब्रह्मांड में पृथ्वी की अद्वितीयता, पहला तो ये ब्रह्मांड में पृथ्वी की ब्रह्मांड में पृथ्वी है वो अद्वितीय है, या इसके पास इसके अलावा ऐसा कोई ग्रह है या नहीं है, इस प्रकार की कोई व्याख्या है वो विज्ञान के पास नहीं है। तो सबसे पहली तो इनका धर्मशास्त्र से संबंधित, यानी विज्ञान के पास इस तथ्य की कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ धर्मशास्त्र का सारा इनके द्वारा लिया गया कि ब्रह्मांड में पृथ्वी है वो अद्वितीय है अपने आप में, और इसकी रचना किस प्रकार से हुई है, क्या चीज़ें हैं ये ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार से स्थित है, इनकी जानकारी है या उनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो विज्ञान में नहीं मिलते। दूसरा इनके द्वारा बताया गया पृथ्वी के अद्वितीय प्राणी, पृथ्वी के अद्वितीय प्राणी, यानी पृथ्वी पर जो प्राणी है वो और किसी भी ग्रह पर नहीं पाए जाते। इस प्रकार का ये जो पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, इस प्रकार की व्याख्या है वो विज्ञान के द्वारा संभव नहीं हुई है, यानी विज्ञान के ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या मानते हैं वो धर्मशास्त्रों के अनुसार कि पृथ्वी के जैसे प्राणी है वो अन्य किसी ग्रह पर नहीं पाए जाते। इसके अलावा मानव ग्रह के रूप में विश्व की प्रमुख भू इकाइयों का विभेदीकरण, विश्व की प्रमुख इकाइयों का विभेदीकरण, मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना और विश्व की प्रमुख इकाइयां मानव ग्रह के रूप में बांटना। तो ये 3 मौलिक तथ्य इनके द्वारा बताए गए जिनका विज्ञान के पास रीटर के अनुसार कोई आंसर नहीं है। एक तो ब्रह्मांड में पृथ्वी की अद्वितीयता, इसके अलावा
पृथ्वी के अद्वितीय प्राणी और मानव ग्रह के रूप में विश्व की प्रमुख भूइकाइयों में विभेदीकरण। रीटर ने ईश्वरीय विश्व की योजना को समझने के लिए पृथ्वी का जो ज्ञान है उसको, पृथ्वी का जो पूर्ण ज्ञान है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया। पृथ्वी का पूर्ण ज्ञान है उसको प्राप्त करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था, ताकि ये विश्व जो ईश्वरीय रचना है उसकी विविधता को समझ के, उसकी जो विशेषताएं हैं उसको समझा जा सके। इसके अलावा विकासवाद की व्याख्या वो प्राकृतिक तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से करने का प्रयास है वो इनके द्वारा किया गया। तो ईश्वर पर इनका दृष्टिकोण था, इनका मानना था कि पृथ्वी की रचना है वो ईश्वरीय उद्देश्य से हुई है, उसके ऊपर महाद्वीप, धरातल, उच्चावच हैं, उन सब की रचना भी ईश्वरीय उद्देश्य से हुई है। और जिस स्वरूप या जिस क्षेत्र को जैसा स्वरूप प्रदान किया गया है वह इसलिए प्रदान किया गया है ताकि उस पर रहने वाले मानव का उचित विकास हो सके। इनका मानना था कि जो आंसर या जिन प्रश्नों के उत्तर है वो विज्ञान नहीं दे सकता, उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? धर्मशास्त्र की। और उन्होंने बताया कि जो मौलिक तथ्य हैं भूगोल के, जैसे ब्रह्मांड में पृथ्वी की अद्वितीयता, इसके अलावा पृथ्वी के अद्वितीय प्राणी और मानव ग्रह के रूप में विश्व के प्रमुख इकाइयों का विभेदीकरण, इन तत्वों को इनने ऐसे तत्व बताए जिनके विज्ञान के पास कोई भी उत्तर नहीं है। तो ईश्वरीय विचारधारा इनकी देखने को मिलती है। इसके अलावा नंबर 6 अगली जो विचारधारा है वह है प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम। प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम। तो रीटर ने भौगोलिक अध्ययन की जो विधि है वह, जैसे कि हम जानते हैं, हमबोल्ट ने क्रमबद्ध विधि को अपनाया और रीटर ने भौगोलिक अध्ययन की प्रादेशिक विधि को अपनाया। तो प्राकृतिक प्रादेशिकरण या प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम इनकी अगली विचारधारा है कि भौगोलिक अध्ययन की जो प्रादेशिक विधि को इनके द्वारा अपनाया गया था, विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा पृथ्वी को और उसके बाद उनका भौगोलिक वर्णन इनके द्वारा प्रस्तुत किया। पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटकर उनका भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। यानी सबसे पहले प्राकृतिक प्रदेशों का विभक्तीकरण किया, पृथ्वी को प्राकृतिक विभागों में बांटते हुए उनका भौगोलिक वर्णन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अलग अलग प्रदेशों को प्राकृतिक आधार पर इनके द्वारा बांटा गया और प्रदेशों के सीमांकन के लिए भी इन्होंने जो तथ्य थे वो कौन से चुने? प्राकृतिक। प्रदेशों के सीमांकन हेतु प्राकृतिक तथ्यों का उपयोग किया। यानी प्रदेशों का सीमांकन करना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का सीमांकन है वो किसके आधार पर किया गया? इन्होंने प्रदेशों का सीमांकन है वो प्राकृतिक आधारों पर किया था। प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण इनके द्वारा किया गया था। प्राकृतिक सीमाओं में पर्वत, नदी, घाटियां, नदियां काम में ली जाती हैं। पर्वत है, नदी है, घाटी है, ये कौन सी सीमाएं हैं? ये प्राकृतिक सीमाएं हैं। और प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर इन्होंने क्या किया था? प्रदेशों का सीमांकन है वो प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर इनके द्वारा किया गया था। तो प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम था, यानी प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर ही इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन किया था। प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर ही प्रदेशों के अध्ययन पर बल इन्होंने दिया था। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक प्रदेश के लिए
एक शब्द प्रयोग में लिया लांडरकुंडे। लांडरकुंडे शब्द का प्रयोग प्राकृतिक हेतु क्या, यानी प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको इन्होंने क्या नाम दिया, लांडरकुंडे नाम इनके द्वारा प्राकृतिक प्रदेशों को दिया गया था। लांडरकुंडे जर्मन भाषा का एक शब्द है। प्राकृतिक प्रदेशों के लिए जर्मन भाषा में लांडरकुंडे शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। लैंडरकुंडे कह सकते हैं या लांडरकुंडे भी इसको कह सकते हैं। इसको लैंडरकुंडे भी कह सकते हैं या लांडरकुंडे भी कह सकते हैं। तो लैंडरकुंडे जो शब्द है उसका प्रयोग इनके द्वारा किस लिए किया गया, प्राकृतिक प्रदेशों के लिए। कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का ये शब्द है जो इनके द्वारा काम में लिया गया था। तो दूसरा इनका जो उपागम था हमने पढ़ा वह है प्राकृतिक प्रादेशिक उपागम, यानी प्रादेशिक अध्ययन विधि को इन्होंने अपनाया, यानी भौगोलिक प्रदेश भौगोलिक अध्ययन की प्रादेशिक विधि को इन्होंने काम में लिया। और जो प्रादेशिक विधि है उसमें प्रदेशों का जो सीमांकन इन्होंने राजनीतिक सीमाओं के आधार पर न करके, यानी विभिन्न प्रदेशों को इन्होंने राजनीतिक सीमाओं के आधार पर नहीं बांटा बल्कि प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर बांटा और प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर बांटा। प्राकृतिक सीमाएं जो पर्वत नदी घाटियों के द्वारा तय होती हैं उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक सीमाएं। और उनके लिए प्राकृतिक तथ्यों को प्रयोग में लेते हुए इन्होंने प्रादेशिक जो सीमांकन है वो किसके आधार पर किया, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर किया। नेक्स्ट जो है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ होल, यानी संपूर्ण की संकल्पना। अगली जो संकल्पना या विचारधारा है वह है संपूर्ण की संकल्पना। इनका मानना था कि पृथ्वी के या प्रकृति के प्रत्येक तथ्य का अध्ययन करना, समेकित अध्ययन करने से ही भौगोलिक अध्ययन किया जा सकता है। किसी एक तथ्य को हटाते हुए या एक तथ्य को सम्मिलित करते हुए केवल अध्ययन नहीं किया जा सकता। संपूर्ण में विश्वास रखते थे, संपूर्णता में विश्वास ये रखते थे। संपूर्ण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। तो भौगोलिक अध्ययन में रीटर का उद्देश्य सदैव एकाकी तथ्यों से समस्त घटनाओं की समष्टि की व्याख्या करना होता था, यानी भौगोलिक तथ्यों में एकाकी से संपूर्ण, यानी एकाकी तथ्य से प्रारंभ करना या संपूर्ण तथ्यों को उसमें फिर सम्मिलित करना। किसी एक तत्व के आधार पर किसी भी प्रादेशिक वर्णन को ये नहीं करते थे, यानी समस्त घटनाओं की उसमें व्याख्या करते थे। उनका मानना था कि केवल प्राकृतिक अथवा मानवीय तथ्य ही केवल प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्य ही भूगोल की रचना नहीं करते, यानी केवल प्राकृतिक और मानवीय तथ्य ही ऐसे नहीं है जो भूगोल की रचना करें। इनके साथ अन्य कारकों को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। यानी भूगोल में केवल प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्य ही नहीं है जिनके आधार पर अध्ययन किया जा सके। पूर्णता के लिए सभी प्रकार की शक्तियों का, सभी प्रकार के जो तथ्य हैं उनका समायोजन करना अति आवश्यक है, ऐसा इनका मानना था। और इनकी जो रचना है अर्धकुंडे, उसका जो प्रथम खंड है
अर्धकुंडे के प्रथम खंड में इसी संकल्पना को आधार बनाते हुए अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन किया है। यानी ये जो संपूर्णता की संकल्पना है, इसी को आधार मानते हुए इन्होंने जो अर्धकुंडे इनकी पुस्तक है उसका जो प्रथम खंड है उसके अंदर अफ्रीका महाद्वीप का वर्णन है वो इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने अफ्रीका को 4 प्रदेशों में विभाजित किया और उसके फिर उनके बाद में उनका प्रत्येक के उप प्रदेश विभाजित किए। पहले ये अफ्रीका हो गया, इसको इन्होंने 4 प्रदेशों में विभाजित अफ्रीका को सर्वप्रथम कितने प्रदेशों में बांट दिया? 4 प्रदेशों में इनके द्वारा अफ्रीका को सर्वप्रथम बांटा गया। फिर इन 4 प्रदेशों के इनके द्वारा क्या किए गए? 4 प्रदेशों के उप प्रदेश इनके द्वारा बना दिए गए। ये 4 प्रदेश और इनके क्या बना दिए गए? फिर उप प्रदेश इनके द्वारा है वो बांटे गए और उनका उप प्रदेशों का क्रमबद्ध वर्णन किया। यानी पहले अफ्रीका को 4 अलग अलग भागों में 4 प्रदेशों में बांटा गया। ये तो 4 क्या हो गए इनके प्रदेश और ये क्या हो गए उप प्रदेश। तो पहले अफ्रीका को इन्होंने 4 प्रदेशों में विभाजित किया, उसके बाद में उन्होंने पुनः उप प्रदेशों में विभाजित किया और प्रत्येक का क्रमबद्ध रीति से उनके द्वारा वर्णन किया गया था। तो इन्होंने सभी प्रदेशों के उप प्रदेशों को एक पूर्ण इकाई मानते हुए, यानी उप प्रदेश है उसको भी इन्होंने क्या माना? एक पूर्ण इकाई माना और उसका पूरा वर्णन इनके द्वारा किया गया। फिर प्रदेश को पूर्ण इकाई मानते हुए उसके पूरा वर्णन किया गया और फिर अफ्रीका का पूरा वर्णन है वो इस प्रकार से इनके द्वारा संपूर्ण वर्णन है वो अफ्रीका का किया गया। संपूर्ण वर्णन। तो इस प्रकार से रीटर के द्वारा अफ्रीका का संपूर्ण वर्णन, यानी 4 प्रदेशों में बांटा अफ्रीका को पहले, फिर उसको उन 4 प्रदेशों को उप प्रदेशों में बांटा और उन उप प्रदेशों को भी संपूर्ण इकाई मानते हुए इसका संपूर्ण वर्णन अफ्रीका महाद्वीप का इनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार रीटर व्यक्तिगत जो भौगोलिक इकाइयां हैं उनके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते थे। किस प्रकार ये उपप्रदेश एक दूसरे से संबंधित हैं और किस प्रकार वो अपने प्रदेश से संबंधित हैं। पारस्परिक संबंधों को इकाइयों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करते थे और उसके साथ साथ पार्थिव एकता को स्पष्ट करते थे। टेरेस्ट्राइल यूनिटी जो है या पार्थिव एकता जिसको कहते हैं उसको स्पष्ट करते थे। यानी प्रत्येक तथ्य को एक दूसरे से जोड़ते हुए प्रत्येक प्रदेश को प्रत्येक उप प्रदेश के एक दूसरे की जो उनकी पारस्परिक निर्भरता है उसको स्पष्ट करते हुए जो पार्थिव एकता है उसको स्पष्ट करने का प्रयास है इनके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार ये संपूर्ण की संकल्पना पर बल देते थे। यानी प्रत्येक प्रदेश के उप प्रदेश उनकी पारस्परिक जो निर्भरता है उनका सभी प्रकार से संपूर्णता का वर्णन करने का इनके द्वारा प्रयास किया जाता था। तो ये हमने इनके संपूर्णता की जो संकल्पना है उसके बारे में पढ़ा। आगे जो संकल्पनाएं हैं और हम बोल्ट और रीटर की तुलना है वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।